प्यारे दोस्तों, हार्दिक स्वागत। हमारे इस ऑनलाइन कक्षा में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। बीएससी द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र के इस तासिका में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको याद होगा, हमने इसके पहले आपको पाठ्यक्रम से अवगत कराया है, परिचित कराया है। इस वर्ष स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ ने हमारे पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया है, उसमें संशोधन किया है। परिवर्तित पाठ्यक्रम किस प्रकार का है, इसकी सूचना मैंने आपको दी है और उसके अनुसार हम आज हमारे पाठ्यघटक की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हमारे पाठ्यक्रम का जो पहला पाठ्यघटक है वो पाठ्यघटक है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और यह एक ललित निबंध है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे प्रश्न पत्र का जो शीर्षक है वह है कथेतर गद्य। कथेतर गद्य का अर्थ मैंने आपको बताया था, कथा मतलब कहानी और उपन्यास को छोड़कर जो गद्य की अन्य विधाएं हैं उन विधाओं का समावेश कथेतर गद्य में होता है। तो ये कथेतर गद्य में गद्य की जो अन्य विधाएं हैं उनमें से एक विधा है निबंध, जो बहुत महत्वपूर्ण ये विधा मानी जाती है, जिसमें लेखक अपने वैचारिकता का परिचय देते हुए अपने विचार, अपने भाव, अपने अनुभव ये अत्यंत वैचारिक रूप में, प्रभावी रूप में, सशक्त रूप में हमारे सामने रखते हैं। तो पहला निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये शीर्षक की चर्चा हम थोड़े से बाद में करेंगे और इसके निबंधकार है हिंदी के जाने माने निबंधकार, अत्यंत लोकप्रिय इस प्रकार के निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सबसे पहले हम निबंधकार का परिचय लेंगे। निबंधकार का परिचय लेना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि निबंधकार का जन्म, परिवेश, परिस्थिति, शिक्षा दीक्षा, पारिवारिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आजीविका, ये सारी बातें मनुष्य के व्यवहार पर, आचरण पर प्रभाव डालती है। वह जो सोचता है, जो लिखता है, उस पर वह सारी परिस्थितियाँ प्रभाव डालती है। इसलिए किसी साहित्यकार की रचना को ठीक ढंग से उसका मूल्यांकन करने के लिए, आकलन करने के लिए, समझने के लिए रचनाकार का व्यक्तित्व समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम संक्षेप में हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो व्यक्तित्व है वह हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल दुबे और माता का नाम श्रीमती ज्योति कली देवी था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ संस्कृत से हुआ, फिर वे इंटर की परीक्षा में उत्तीर्ण करके काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो आजकल हम जिसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, वहाँ पर वे अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए चले गए। ज्योतिष तथा साहित्य में आचार्य की उपाधि उन्होंने वहाँ से प्राप्त की और सन 1940 ईस्वी में हिंदी एवं संस्कृत के अध्यापक के रूप में शांति निकेतन चले गए और यहीं उन्हें विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर का सानिध्य मिला। अब रविंद्रनाथ टैगोर का व्यक्तित्व अब सब जानते हैं। हमारे राष्ट्रगीत के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन की उन्होंने स्थापना की और वहाँ जाकर हजारी प्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व और ज़्यादा निखर उठा, साहित्य सृजन की प्रेरणा मिली और 1956 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। वे कुछ समय तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया। फिर 1949 में वे लखनऊ में आ गए और वहाँ उन्हें डिलीट की उपाधि दी
निरंतर हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य सृजन करते रहे। उनकी रचनाओं का हम थोड़ा सा परिचय लेने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो उनकी रचनाओं में सुर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये आलोचनात्मक ग्रंथ है, संशोधनात्मक ग्रंथ है। फिर उसके बाद प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, कबीर, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। कबीर के जीवन को उन्होंने अलग ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। फिर है नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य का मर्म, मेघदूत एक पुरानी कहानी, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, मृत्युंजय रविंद्र, इस प्रकार के उनकी रचनाएं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को हम एक निबंधकार के रूप में जानते हैं, तो उनके निबंध संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें से कल्पलता, विचार और वितर्क, ये बहुत ही प्रसिद्ध निबंध संग्रह रहा है। 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था। विचार प्रवाह, ये 1959 में उनका निबंध संग्रह प्रकाशित हुआ था। और कूटज, ये अत्यंत वैचारिक स्तर का यह निबंध संग्रह था। और विष के दंत, ये उनके कुछ निबंध संग्रह है। उसके बाद उन्होंने उपन्यास भी लिखे, जिनमें से बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, आनामदास का पोथा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार के उनके उपन्यास माने जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथों का निर्माण किया। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जाने जाते हैं एक निबंधकार के रूप में। उनके जो निबंध है ये वैचारिक निबंध है, विचार उसमें से प्रकट होता है। और ये जो हमारे पाठ्यक्रम में जो निर्धारित निबंध है, जिसका शीर्षक है नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, उस पर सोचिए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अक्सर बच्चे हमें इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, आसमान का रंग नीला क्यों होता है, सूरज पूर्व से क्यों उदित होता है, इस प्रकार की जो बातें हैं कि पेड़ों के जो पत्ते होते हैं हरे क्यों होते हैं, ये अनेक प्रकार के जो बच्चों की जिज्ञासा होती है, उस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और बहुत बार इनके उत्तर हमें ज्ञात होते हैं अथवा नहीं होते हैं, लेकिन ये प्रश्न हमारे सामने क्या करते हैं, एक सोच निर्माण करते हैं, एक प्रश्न निर्माण करते हैं, हमें सोचने के लिए बाध्य करते हैं। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न एक छोटी सी बच्ची ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी की लड़की ने, एक छोटी सी लड़की ने उनको यह प्रश्न पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ये छोटा सा प्रश्न हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी छोटी बेटी लड़की पूछती है, और उसका उत्तर क्या दे, क्षण भर के लिए हजारी प्रसाद जैसी द्विवेदी जैसा विद्वान व्यक्ति भी क्या हो जाता है, ठहर जाता है, सोचने के लिए बाध्य हो जाता है। और वो सोचते हैं कि आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं, और ये उनका सोचना, उनका जो चिंतन है, वो चिंतन हमारे सामने प्रस्तुत होता है। और एक अत्यंत वैचारिक, लेकिन जिसमें सौंदर्य है, लालित्य है, इस प्रकार का एक ललित निबंध हमारे सामने प्रस्तुत होता है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक ने इस निबंध में मानवीय जीवन के अनेक पहलुओं का, उसके उत्क्रांति का लेखा जोखा हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि मनुष्य आज जिस रूप में हमें दिखाई देता है, उस रूप में मनुष्य नहीं था। मनुष्य निरंतर उसका जो उत्कर्ष होता रहा है, उत्क्रांति होती रही है। ऐसा कहा जाता है, सामान्य रूप से आपने भी सुना होगा, कि मनुष्य के जो पूर्वज थे वो बंदर थे और उत्क्रांत हुए। चार्ल्स डार्विन का ये जो उत्क्रांतिवाद है, उसने ये सारी चीज़ें कि मनुष्य आदिम हुआ करता था, गुफा कंदरों में रहा करता था, उसके पास कोई शस्त्रास्त्र नहीं थे, और ऐसे समय पर आत्मरक्षा के लिए और दूसरों पर हमला करने के लिए उसके पास पहला जो औजार था, पहला जो शस्त्र था, और वह शस्त्र था नाखून। ये मनुष्य का पहला शस्त्र माना जाता है, नाखून। और ये जो नाखून है, और वह आज भी बढ़ते रहते हैं, लेखक की दृष्टि से यह हमारे आदिम प्रवृत्ति का लक्षण है। मनुष्य ने भले प्रगति की हो, लेकिन आज भी नाखूनों का बढ़ना निरंतर रूप से जारी है। हालांकि आज मनुष्य
नाखूनों का उपयोग शस्त्र के रूप में नहीं करता है, क्योंकि मनुष्य ने आज ऐसे भयंकर शस्त्र बनाए हैं। ये शस्त्र बनाना भी लेखक की दृष्टि से नाखूनों का ही एक रूप है। नाखूनों से एक आदमी मार सकते हैं, लेकिन विध्वंसक शस्त्रों से हम अनेक लोगों को मार सकते हैं, मनुष्य मार सकता है। ये इस प्रकार की एक विचार, एक चिंतन लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यहाँ पर निबंध में जो महत्वपूर्ण वाक्य है वो मैं आपको संक्षेप में आपको सुना देना चाहता हूँ कि नाखून काटने से क्या होता है। मनुष्य की बर्बरता घटती है, यह तो बढ़ती जा रही है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़े ही हुआ है, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसकी भयंकर पार्श्वी वृत्ति के जीवन प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। नाखून आप बार बार काटते हैं। हमारे अध्यापक हमें बताते हैं, हमारे परिवार के लोग हमें समझाते हैं कि नाखून बढ़ना अच्छी बात नहीं है। नाखून बढ़ने से उसके अंदर कीटाणु बैठ जाते हैं और जिसके कारण हम खाना खाते समय वो कीटाणु हमारे पेट में चले जाते हैं, तो आदमी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बीमार हो जाता है। इसलिए अक्सर हम बच्चों को क्या करते हैं, नाखूनों को काटने की सलाह देते हैं। लेखक उसको एक अलग ढंग से देखने की कोशिश कर रहा है कि नाखूनों को काटना मतलब हमारे अंदर का जो पशु है उसको काटना। लेकिन मनुष्य का जो पशुत्व है वो कभी जाता नहीं है और बार बार इसका प्रत्यय हमें आता है। हिरोशिमा नागासाकी पर डाला गया ये जो अणुबम है, ये मनुष्य के आदिम प्रवृत्ति का ही वह लक्षण है। लेखक और एक वाक्य में यहाँ पर निबंध में कहते हैं कि शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा किया है कि वे वृत्तियां अनायासी और शरीर के अनजाने में ही अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उसमें से एक है, केश का बढ़ना दूसरा है, दांत का दोबारा उठना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा है। ये जो इस प्रकार की प्रवृत्तियां हैं ये अनायासी मनुष्य के उसके व्यक्तित्व में, उसके जीवन में वो बढ़ती चली जाती है, जिस पर मनुष्य का आज तक कोई बस नहीं है। तो लेखक कहते हैं नख बढ़ा लेने की जो सहज वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। और यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वह आगे बढ़ सकता है, उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधी है, मानवता की विरोधी है। तो ये एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है कि शस्त्रों को बढ़ाना मनुष्य के पशुता का लक्षण है। दूसरा एक महत्वपूर्ण वाक्य है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये हमारी पशुता के अवशेष है और यह हमारी पशुता की निशानी है। बार बार जोर दिया है कि नाखून ये मनुष्य के पशुता का, मनुष्य वास्तव में पशु है। भले उसने उसकी इतनी प्रगति की हो, इतने संसाधन बनाए हो, इतना सारे कला साहित्य संस्कृति सभ्यता का निर्माण किया हो, लेकिन वास्तव में प्रकृति में मनुष्य भी एक प्राणी ही है। और प्राणी में जो वृत्तियां पाई जाती है वो वृत्तियां मनुष्य में भी पाई जाती है। लेकिन मनुष्य चूंकि सुसभ्य है, इसलिए अपने पशुता पर उसने विजय पानी चाहिए। इस प्रकार का हमारे यहाँ के सारे चिंतकों का आग्रह था कि हिंसा को त्याग देना चाहिए और हिंसा मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति है, उसको अगर टाल देते हैं तो निश्चित रूप से मनुष्य मानव की ओर बढ़ने का वह एक कदम बढ़ा सकता है। ये इस प्रकार का आग्रह यहाँ पर लेखक करते हैं। फिर यह जो निबंध है यह लेखक के मानवतावादी दृष्टिकोण को सामने लाने वाला एक निबंध है। कौन सा मानवतावाद है? तो मानवतावाद में आपने देखा होगा कि मनुष्य ने मनुष्य के साथ मनुष्य के जैसा व्यवहार करना चाहिए, बर्बर व्यवहार नहीं करना चाहिए, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर इससे मुक्त होना चाहिए, हिंसा घृणा द्वेष नहीं करना चाहिए। और नाखून ये उसकी इसी प्रवृत्ति को क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो एक और नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति है, संघर्ष चेतना का प्रमाण है। तो दूसरी ओर नाखूनों का बार बार काटना ये मनुष्यता
की ओर बढ़ने का मनुष्य का कदम है। लेखक ने इस निबंध में और एक बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि मनुष्य ने नाखूनों को समय के साथ उसका उपयोग अलग प्रकार से किया। उसको वह सजाता है, संवारता है, अलंकृत करता है, तो जिसमें से मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का भी दर्शन होता है, दिखाई देता है। एक इसमें ये बात प्रकट होती है। दूसरी बात कि ये शस्त्रास्त्र, अणु परमाणु बमों का निर्माण भी मनुष्य के पशुता की निशानी है, पहचान है। नाखून कटने पर भी बार बार बढ़कर इस बात को सूचित करते हैं कि अज्ञान सर्वत्र आदमी को पछाड़ता है और आदमी सदैव उसे लोहा लेने के लिए कमर कसते रहता है। ये उसकी निशानी है। मनुष्य को जो सुख है वो भौतिक सुख समृद्धि से नहीं मिलता, अस्त्र शस्त्र की बाढ़ से नहीं मिलेगा, वरन उसको सच्चा सुख मिलता है प्रेम से, आत्मदान से, अनावश्यक अंगों के झड़ने के प्राकृतिक विकास में। जिस दिन मनुष्य के नाखून का बढ़ना बंद हो जाएगा, जैसे कि आप जानते हैं, कहा जाता है कि मनुष्य को भी पूंछ थी, लेकिन समय के साथ वह पूंछ झड़ गई और वह अन्य पशुओं से अलग हो गया। लेखक अपेक्षा करते हैं कि जिस दिन नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा, उस दिन मनुष्य की पशुता भी खत्म हो जाएगी। उस दिन के आने तक मनुष्य नाखून काटता रहेगा, पशुता को, पशुत्व को वो कुचलता रहेगा। इस प्रकार का एक महत्वपूर्ण संदेश इस निबंध के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। और आप सब जानते हैं कि मनुष्य, महामानवों ने, महापुरुषों ने, महात्माओं ने यही संदेश दिया है कि हमें संघर्ष की, खून खराबे की, रक्तपात की आवश्यकता नहीं है। आज इस दुनिया को युद्ध की नहीं बल्कि बुद्ध की आवश्यकता है। यही इस निबंध का सार तत्व है, सार हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण निबंध की हमने चर्चा की है, संक्षेप में चर्चा की है, मर्यादाओं में रहकर हमारे संसाधनों की। और परीक्षा की दृष्टि से मैं आप लोगों को जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो प्रश्नों की ओर आपको संकेत करना चाहूँगा कि पहला प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानवतावादी दृष्टिकोण किस प्रकार उभर कर सामने आया है, प्रश्नार्थक चिन्ह। प्रश्न दूसरा, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा को किस प्रकार उद्घाटित किया है। अथवा प्रश्न पूछा जा सकता है, सीधे सरल प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए अथवा अपने शब्दों में लिखिए। तो ये प्रश्न आप थोड़ा सा उस पर गौर कीजिए और लिखने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।